जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 66 बीपीएससी के एज के बारे में बात करेंगे। इसके लिए एज कितनी चाहिए, ठीक है। एज रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कौन इसे फॉर्म भर सकता है, कितना उम्र होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ये सब के बारे में हमने इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं सुनील कुमार प्रसाद, आप सभी को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। यदि एज की बात करें तो आपका जो मिनिमम एज होनी चाहिए इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। आपका जो पोस्ट है उसके अनुसार देखिए, ठीक है, कि कौन सा पोस्ट पे आपको जाना है, उसके लिए एज उसी पर अनुमान से लगेगा। और बोल रहा है मैक्सिमम एज के लिए कि आपको मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए मेल के लिए 37 वर्ष और फीमेल के लिए 40 वर्ष। और अगर एक्स्ट्रा के एज के लिए कोई अगर रिलेशन है आपको, तो बीपीएससी के रूल का पालन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। यदि हम ऑनलाइन आवेदन की तिथि की अगर बात करें तो आवेदन की शुरुआत 28/9/2020 को होगा। वही लास्ट डेट अगर बात करें तो 20/10/2020 को होगा। यदि हम इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो आपका कम से कम BA या BSc या BCom यानी कि सीधा बात करें तो हमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी विषय में, किसी भी विश्वविद्यालय के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय से आप स्नातक है या इसके समकक्ष उत्तीर्ण है तो आप इस आवेदन के लिए लायक माने जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो उसको उस समय जब आरक्षण का लाभ जब फॉर्म भरते रहे तो उस समय उसको उसके बारे में जानकारी देना पड़ेगा कि वह कौन से आरक्षण है, कि क्या है उसके बारे में, BC है, OBC है, SC है, ST है, इसके बारे में उसको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उसको लाभ कोई नहीं मिले। वही बोल रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर उसको आरक्षण का लाभ नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है, बिहार राज्य के बाहर निवासी अभ्यर्थी, दिव्यांग, अनारक्षित कोटि के महिला को छोड़कर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमानक होगा। कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे कि यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अदर स्टेट का है तो आपको आरक्षण का निवास कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। आगे बोल रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या मूल निवास पर दोनों देना पड़ेगा। वही बात करें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलियरी रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा इंगित अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र। कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे आपको, ठीक, यदि आप पिछड़ा वर्ग में या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको, ठीक है, डोमिसियल देना पड़ेगा, अर्थात निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही जाति भी देना पड़ेगा और आप क्रीमी लेयर में है या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में रहित बोल रहा है। यानी क्रीमी लेयर में आप नहीं है यानी नॉन क्रीमी लेयर का आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप क्रीमी लेयर में नहीं है। वो अंचलाधिकारी द्वारा बना होनी चाहिए। नंबर C बोल रहा है कि आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। कहने का अर्थ हुआ कि यदि कोई महिला है जो विवाहित है तो
उसका जो पतन होनी चाहिए क्रीमी लेयर का या नॉन क्रीमी लेयर का, उसके पिताजी के घर से होनी चाहिए, ना कि उसके पति के घर से होनी चाहिए। बोल रहे हैं उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। सामान्य पर अगला डी नंबर बोल रहा है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्त की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण दे होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए 10% का आरक्षण अलग से दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय का परिसंपादित प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होनी चाहिए। नंबर 4 बोल रहा है कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करने का। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होनी चाहिए। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता है। कहने का अर्थ हुआ कि आप यदि कोई भी आरक्षण में आ रहा है तो उसके आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो क्या होने चाहिए, तो वह मान्य होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि आप आवेदन करते उस समय आपको कोड इस प्रकार भरना, जैसे आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो कोड नंबर 2 भरना है, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो कोड नंबर 3 भरना है, और यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो कोड 4 है, आपका पिछड़ा वर्ग से आते हैं कोड 5 है, और था आर्थिक रूप से यदि आप कमज़ोर है तो आपका कोड नंबर 7 आता है। अब अगला बोल रहे हैं 5 नंबर बोल रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 12/10/2017 के आलोक में दिव्यांगों को रिक्ति उपलब्धता में स्थिति का नियमानुसार 4% शैक्षिक आरक्षण दे होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जो यदि कोई विकलांग है तो उसको 4% क्या होगा, शैक्षिक क्षेत्रीय आरक्षण दे होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा विवाहित पत्र के निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक, अन्यथा उनके दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। यदि कोई दिव्यांग है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो दिव्यांगता के जो है प्रमाण पत्र उसको देना होगा, नहीं तो उसका कोई उस पर कार्य नहीं होगा, उसका कोई लाभ उसको नहीं मिलेगा। अब नंबर 6 देखिए, 6 में क्या बोल रहा है। नंबर 6 बोल रहा है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 23/42 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं के रिक्ति के लिए उनकी 35% शैक्षिक क्षेत्रीय आरक्षण होगा, यानी उनको 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। आगे बोल रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25/26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 0.2% शैक्षिक आरक्षण दे होगा। अर्थात यहाँ पे यदि आपका जो पूर्वज है वह स्वतंत्रता सेनानी में रहे हैं और उनका लाभ भी उनको मिल रहा है तो आपको 2% अलग से आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या बोल रहा है, आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर में निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना पड़ेगा। यह आपको दावा करना पड़ेगा कि हम जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नतनी जो भी है वो है। अब आगे बोल रहे हैं यदि हम उसके शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता तो बता दिए कि BSc होनी चाहिए। अब शारीरिक क्षमता की अगर बात करें तो शारीरिक क्षमता में क्या होनी चाहिए, तो उसका हाइट बंदा का 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। न्यूनतम छाती उसका ठीक है बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए।
परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रसंग में उपयुक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए और इससे सीना का कोई बात नहीं किया गया। यदि आप इसके शुल्क का बात करें और परीक्षा जो फॉर्म शुल्क का अगर बात किया जाए तो सामान्य, यदि आप सामान्य में आते हैं, जनरल में कैटेगरी में आते हैं तो आपको 600 रुपये दे होगा। यदि आप बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो आपको 150 रुपये देना पड़ेगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये दे होगा। वही अगर दिव्यांग की बात किया जाए तो इसको भी 150 रुपये देना पड़ेगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये दे होगा। जैसे आपका अगर ओबीसी में आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको 600 रुपये ही देना पड़ेगा, उसमें आपको कोई छूट नहीं दिया जाएगा। यदि हम इसके परीक्षा की बात करें तो इसका जो प्रारंभिक परीक्षा हो जो होता है उसमें संयुक्त, वही बोल रहे कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नावली विवरणीय बहुविकल्पीय उत्तरों में से होगा, ठीक है, एक उत्तर उसमें से आपको चयनित करना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होगा सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान का होगा और वह पूरे 150 अंकों का होगा। इसके लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा, पूरे 120 मिनट का। अब 2 नंबर बोल रहे हैं कि इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता है, सामान्य भूगोल, बिहार प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता के जांचने वाला प्रश्न होगा। नंबर 3 बोल रहा है कि इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों के परीक्षा फल अनुवर्ती संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के सीमित घोषित किया जाएगा। इस निमित्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2017 एवं पत्रांक 6709 दिनांक 1/10/2008 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु तो हो गया, आवेदन में अगर पास हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको दूसरे आपके लिए चयनित किया जाएगा, वहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा परीक्षा शुल्क। अब उसका कोड यहाँ पर दे दिया गया है, देख पा रहे हैं आप, कोड दे दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा कोड है। आप अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, तो विषय का चूज कर सकते हैं कि आपका कौन सा विषय आपको लेना है। अब आगे बोल रहे हैं कि वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक आयोग, किसी राज्य लोक सेवा आयोग, अन्य चयन आयोगों द्वारा निर्दिष्ट अवधि तथा तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिया गया। यदि आप चोरी कभी पकड़े गए परीक्षा में तो आपको इस परीक्षा में बैठने का कोई हकदार नहीं है। आप यदि आप इसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाला हर प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। यदि आप इसका सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, ओके, वंदे मातरम।